अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। गुड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। देखिए, मैं रोज, आप नाजरीन सब देख सकते हैं कि मैं रोज इनको टाइम देती हूँ कि ये गुड मॉर्निंग कहे, ये गुड मॉर्निंग ही नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते आप गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग 2-3 दफा एक साथ कह देता हूँ, फिर वो हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है जी। कैसे हैं आप ज़ुएब? ऑल मैं गुड? ठीक हूँ। जबरदस्त। फ्राइडे आज। फ्राइडे है। फ्राइडे को तो आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है। बिल्कुल। तो जी नाजरीन, आज के शो में बात होगी गाज़ा और इसराइल में जंग बंदी का ऐलान और मुस्तकबिल के इम्कानात पर। आज से शुरू होने वाली पाक वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज भी आएगी ज़ेरे बहस। समंदर पार पाकिस्तानियों के हालात पे बात होगी, सियासी मामलात पर भी करेंगे गुफ्तगू, और फिर फूडी फ्राइडे में मिलवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से आपको। तो जनाब देखते रहिए राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन है ना? आज की अच्छी बात क्या है? आप क्यों नहीं बताते कभी तुसी कोई अच्छी दसो। बात? भाई, आज की अच्छी बात ये है दैट योर टैलेंट डिटरमिन्स व्हाट यू कैन डू, while your motivation determines how much you're willing to do, and your attitude जो सबसे ज्यादा बड़ा वो होता है, your attitude determines how well you do it. तो मोटिवेशन भी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एटीट्यूड भी होना चाहिए वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल सही। तो आपके पास है ना ये इसकी तीनों वजाहत चीजें? बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि कंप्लीट बात की आपने। है ना? थैंक यू, Comprehensive। थैंक यू जी। अच्छा, टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी खबर 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या फिर वो बरी होंगे, ये फैसला फाइनली आज आ ही जाएगा। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। इससे पहले हमने 3 दिन पहले भी आपको बताया था, लेकिन वो मौखर हो गया फैसला। लेकिन आज ये फैसला होगा कि बरी होते हैं या फिर सजा होती है। इससे पहले 3 बार ये मौखर हो चुका है फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। हुकूमत के मुताबिक, वफाकी वजारत इत्तलात के मुताबिक ये सबसे बड़ा तारीख का स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। बिजनेस टाइकून को 90 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बानी पीटीआई की अमशीर अली मखान ने अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस को अहमकाना केस करार दिया। कहती है ये बानी पीटीआई का नहीं, जुडिशरी का इम्तिहान है, कोई पास होगा और कोई फेल होगा। तो सबकी नजरें इस फैसले पर जमी हुई हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुताल्लिक क्या फैसला अदालत देती है। इस केस की समातों से मुताल्लिक क्या आर्गूमेंट्स होते रहे, क्या दलाइल दिए दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से यानी नैब की तरफ से क्या दलाइल दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या दिए गए, इसकी डिटेल्स हम आगे चलकर कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, उनसे रब्ता करें और आपको बताएं कि वहाँ का अहवाल क्या है, क्या माहौल वहाँ का चल रहा है। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी जो कि बड़ी अहम खबर, जब ये खबर आई, एक 2 दिन पहले ये खबर आई थी, लेकिन गैर मुसद्दका सी खबर थी क्योंकि इसको डिनाई किया जा रहा था। लेकिन कल इस खबर को ऑन कर लिया गया और बताया गया कि ये मुसद्दका खबर है। बैरिस्टर गौर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक की गई है। और बैरिस्टर गौर ने पहले तो डिनाई किया था, लेकिन कल बानी पीटीआई ने जब इसकी तस्दीक की और उन्होंने बैरिस्टर गौर की इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया। और ये भी उसकी फिर डिटेल्स आई कि उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था, तो अब ये रिस्पॉन्स आया, ये अच्छी बात है, ये खुशाइन मुलाकात है। अब इससे मुताल्लिक बड़ी तशवीश और कुछ हलचल सी भी हुकूमती बेंचेस पर हो चुकी है, क्योंकि उनको ये तशवीश है कि भाई मुलाकात अगर बैकडोर हो रही है तो फिर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, इसका क्या मुस्तकबिल होगा और कहीं उनके साथ मामला तय पा गए तो हमारा क्या होगा। तो ये तो हमारी बड़ी मोनोपोली खेली जा रही है इस ये हमारी हिस्ट्री रही है ना। अच्छा, बानी पीटीआई के तमाम मुतालबात उनके सामने रखे हैं जो अलहदगी में मुलाकात हुई है, और दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है, ये बताया जा रहा है। पीटीआई के हल्के बता रहे हैं उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई ने भी मुलाकात को खुशाइन करार दिया है। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, जो मैंने आपको बात बता दी। लेकिन इस मुलाकात से मुताल्लिक एक वजाहत भी आई है ज़राए से, और उसमें यह है कि इस मुलाकात में सियासी मामलात की पीटीआई की तरफ से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उस तरफ से ये जवाब आया कि सियासी मामलात आप सियासी लोगों से बात करें, यानी हुकूमत से बात करें, गवर्नमेंट से और दीगर जमातें जो मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं उन पे उस पर बात करें। ये जो मुलाकात है इसमें सिक्योरिटी के मामला डिस्कस किए गए, क्योंकि एक सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
हुकूमत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की गई है। आला सतह पर लोग आगे का रास्ता तलाश करने के लिए बैठते हैं, ये कहा जा रहा है। वही बात है, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा, हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड आई रियली होप कि आज ये फैसला जो भी है फैसला वो आ जाए, ताकि जो भी रेप्रिकॉशंस हैं उसकी आगे की प्लानिंग है वो बिल्कुल। और इस तरह की मुलाकातों में क्या हुकूमत को यानी कॉन्फिडेंस पे लिया गया है नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो ये बड़ी अहम हमारी टॉप स्टोरी है, इस पर हमने और मजीद भी बात करनी है। अच्छा जी, एक और अहम खबर और बहुत ही तशवीशनाक खबर, इससे पहले भी आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले भी एक इस किस्म की खबर आई थी। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब ने जिंदगियां छीन ली। मजीद 2 कश्ती हादसात में 56 पाकिस्तानी जान से गए। मराकश की समंदरी हदूद में मुबैना तौर पर तारकीन वतन को बेदर्दी से कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। बीच समंदर में तारकीन वतन से मजीद रकम का मुतालबा किया गया और 65 में से 45 को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जहां बाग होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रहायशी थे। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 50 अफराद डूब गए और जो बच गए हैं उनके बयानात बड़े दिल दहला देने वाले हैं, जैसे वो बता रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया हर जगह है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर 2 महीने पे ये लोग फिर चढ़ जाते हैं कश्ती बिल्कुल। में। और हमने कितनी बात की थी जब ये पहले वाकया हुआ था, exactly, अथॉरिटीज को भी हमने लिया था और हमने उन लोगों से और उनके घर वालों से भी बात की थी, ये आप लोगों को बताने के लिए कि दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, दिस इज सच अ डेंजरस एक्ट। लेकिन फिर भी लोग मतलब क्या ऐसा इतना तो बुरा हाल नहीं है कि इस तरह चले जाते, अपनी जानों का वो देखें। जी तो नाजरीन, वेंसडे और थर्सडे दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे के करीब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में डकैती की कोशिश की गई, जिससे एक्टर ने रेजिस्टेंस शो करी और उस दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। उनको 6 वुंड्स आए, जिनमें 2 काफ़ी गहरे थे जबकि एक ज़ख्म स्पाइनल कॉर्ड के पास था। डॉक्टर्स के मुताबिक अब उनकी ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है। उनका कल ही ऑपरेशन हुआ। सैफ अली ख़ान की वाइफ करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट भी जारी किया, कहा कि थर्सडे के दिन हमारे ख़ानदान के लिए इंतहाई मुश्किल दिन रहा है। हम अब भी और इस वाक़े के से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गुजारिश कर रही हैं कि पापराजी और सोशल मीडिया उनकी इन बाउंड्रीज को और इस मुश्किल वक्त को प्लीज़ रिस्पेक्ट करे। सो you know this is इंडिया में देखिए ये होता रहता है। We don't know if it's a hate crime या के robbery मामलात भी है। बहुत ज्यादा हैं इंडिया में, और बॉलीवुड का वो जो एक ताल्लुक है वो भी सबके सामने ही है। तो ये इसकी मजीद जहतें खुलेंगी, वाकया कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन था ये शख्स, और एक्सट्रीमिस्ट भी इसके बहुत क्या है वहाँ मकासद पे, थे। बिल्कुल, you know, बिल्कुल। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। सो इट कुड बहुत बी कॉम्प्लेक्स ये मामला है। आप जैसे देख सकते हैं, ये शख्स जो उनके घर में घुसा था, अब वो पीछे सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा पे उनकी फुटेज भी आई है। बट इट्स अमेजिंग हाउ वो हाथ लगाते हुए सब जा रहे हैं, तो उनके हैंडप्रिंट्स भी होंगे। जी बिल्कुल। सो अभी तहकीक जारी है, अभी देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हुई। अब हम बढ़ते हैं, बाकायदा शो का आगाज करते हैं। और सबसे पहले खबर आलमी मंजरनामे से है, जिस सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे सबके, जितनी जल्दी ये जंगबंदी होगी उतनी जानों का ज़िया कम होगा। धमाकों से लरसता गजा आखिरकार अमन की राह पर आ गया है। हमास और इसराइल में 15 माह बाद जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। हमास ने मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। अमल दरामद इतवार से होगा। पहले मरहले में 42 रोज तक जंग रोकी जाएगी। हमास मरहलावार 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा और इसके बदले में इसराइल भी सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। इसराइली फौज डील के पहले मरहले में मिस्र और गजा बॉर्डर पर कायम कॉरिडोर को खाली करेगी। दूसरे मरहले के लिए मजीद यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को बढ़ाने पर मुज़ाकरात होंगे और तीसरे मरहले में तमाम यरगमालियों को रिहा और गजा से मुकम्मल इनखला पर बातचीत होगी। लेकिन इतवार से तो ये होगा, लेकिन अभी भी बम्बार्डमेंट किया गया और 70 फलस्तीनी बिल्कुल है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जलाल अल-फरा, स्पोक्स पर्सन गाजा। अस्सलाम वालेकुम जलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें मुबारकबाद दें या आपको अभी भी इस तकलीफ का सामना करना पड़ा है जो इजराइल सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी उधर नुकसान पहुंचा रहा है।
फ़लस्तीनी अवाम क्या सोचती है और क्या वाकई ये मुतमईन ऐलान है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 468 दिन के बाद जी। हम तो 468 दिन तो नहीं कह सकते, बल्कि 470 दिन, क्योंकि संडे तक, जी। इतवार तक तो पूरा 470 दिन हो जाएंगे। ये कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे कत्ले आम किया जा रहा था वो रुक जाएगा, रुक जाएगा। फलस्तीन के अंदर जो कर्ब, जो अजाब, जो क़यामत सुगरा, जो मौत, वो फिलहाल बंद हो जाएगा। जो हमारी अवाम जो भूखे हैं, प्यासे हैं, शायद इनको कुछ खुराक पानी मिल जाएगा। मेरी अवाम, लोग जो बेघर हैं, घर तो खैर इनको नहीं मिलेगा क्योंकि किसी का घर बचा ही नहीं है। बस इतना था कि वो अपना खेमा उठाकर, जहाँ से हम अभी जहाँ बैठे हैं वहां से अपना खेमा उठाकर अपने घर की मलबतों पर खेमा रखेगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलो आपको, गज्जा के अंदर इस वक्त माहौल गम और खुशी दोनों ही है। जी जी। गम उन लोगों के लिए जो 50,000 के करीब शहीद हुए, जी। जिनमें से 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। गम इस बात का है, उन लोगों का है जो यतीम है, जिनको सब कुछ खत्म हो गए। गम इस बात का है कि गज्जा को दोबारा बनने के लिए सालों साल लग जाएंगे। बिल्कुल। जलाल साहब से राबता मुनक़ता देखिए, हुआ वो है। यही कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि खुशी जलाल मनाएं या गम। जलाल जी, साहब जी। जलाल साहब आप कंटिन्यू करें अपनी बात प्लीज। जी, गम इस बात का है ये कि 470 दिन में हमारी उम्मती मुस्लिमा सोती रही, इनके सामने सब कुछ होता रहा और वो खामोश रही। गम इस बात का ये भी है कि फलस्तीनी अवाम जो इन्होंने सारी जिंदगी जो जो इन्होंने पाया है वो तकरीबन इस 470 दिन में उन्होंने सब कुछ खो दिया। जी। अच्छा। खुशी इस बात का बिल्कुल। जरूर ये है कि फिलहाल ये मौत का जो आलम है, जो क़यामत सुगरा है, वो जलाल फिलहाल साहब, कुछ अरसे एक के और लिए चीज रुक जाएगा। बताइएगा कि ये जो यानी ये कतर का, मिस्र का और यूएस का इसमें किरदार बहुत है, और फिर ऐलान भी आप देखें वहां से हुआ कि ये बड़ा खुशाइन बात हुई है और होना चाहिए था ऐसा। क्या ये जो अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं और तब्दीली आई है, वैसे तो अभी उन्होंने ऑफिस नहीं लिया संभाला है है। ऑफिशियली, लेकिन सोच में तब्दीली आई है, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मजीद जंगें नहीं होने देंगे, जंगों को रुकवाएंगे, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं सूरत हाल? देखिए, ये उसमें कोई दुराई बात नहीं है कि ट्रंप की वजह से ये सीज फायर हो रहा है। ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि इसके वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो डील हुआ है, जिसका ऐलान परसों कतर के वजीर खारजा ने किया है, ये वही डील है जो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी बिल्कुल आ सर, रही है, आ रही बिल्कुल आ रही है। ये वही डील है जो मई 2024 में पेश किया गया है, राइट। और जिसको हमास ने बाकायदा कबूल भी किया है, लेकिन इसराइल ने मुस्तरद कर दिया और इसराइल अपने कत्ल आम जारी रखी। लेकिन जब प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है तो बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू नाजायज रियासत का वजीर आजम है, ये इसमें कोई 1% का भी शक नहीं है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से खौफजदा है। ये मैं बड़ा सोच समझ के आपको बता जी रहा हूँ, जी ये जी मेरा जी राय जी। नहीं है, ये जलाल अल्फर्रा का राय नहीं है। जितना भी एनालिसिस है, जितने भी एक्सपर्ट है, चाहे वो इसराइल में है, जो अमेरिका में है, जो अरब में है, इनका सब एक ही राय है कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हफ्ता के दिन, ये जो अभी ये आपको मैं खबर देता हूँ, जी। जी जी। चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू कॉल करके कहा, सख्त अल्फाज में, बाकायदा तल्ख अंदाज में कहा, मुझे सीज फायर चाहिए, और जो कैदी है हमास के पास है, इनको रिलीज हर हाल में अच्छा, ये करना है। बाकायदा आप कंफर्म कर रहे हैं, आपकी खबर है, आप इस पे स्टैंड करते हैं? सर बिल्कुल, कैसे अब मैं, ये खबर कहां से आई? ये खबर दो सोर्सेज से आई।
एक बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस से आए हैं और एक डोनाल्ड ट्रंप के टीम की तरफ से आए, नहीं Right. बयान है बाकायदा। और अल जजीरा, CNN सब ने इस खबर ये को cover नशर किया किया है, है। ठीक है। जी हाँ, ये बिल्कुल इनको बाकायदा कहा कि जैसे कि एक आम अल्फाज में कहते हैं ना कि यार मैं अभी आपके लिए फारिग नहीं हूँ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रोग्राम है आप भी जानते हैं, अभी चाइना का है, अभी यूक्रेन का है, वगैरह वगैरह वगैरह, जी। और भी मजीद चीजें। और दूसरी बात, एक जुमला और भी है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये कहता है बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का वजूद के लिए खतरा है। ये किसके अल्फाज है? ये बेंजामिन वो डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज है। लिहाजा ये जंग बंद होनी चाहिए। और मैंने कमिटमेंट की है, उनका अल्फाज, मैंने ये कमिटमेंट की है जो कैदी है हमास की कब्जा में, इनकी खानदान, इनके घर वालों से, कि मैं आपके बच्चों को, आपके लोग जो है जो हमास की कब्जा में, इनको मैं रिलीज कराऊंगा। तो हर हाल में ये जंग बंद होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं, अभी भी इसराइल की जो कैबिनेट है, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की जो कैबिनेट है, इस मुआहदा को तौसीक नहीं किया। और अभी की खबर है, एक्सपेक्टेड ये है कि उतवार को, ये मैं आपको ये खबर जो अभी आई है मेरे पास है, एक्सपेक्टेड ये है कि संडे का दिन इस सीज फायर पर अमल दरामद ना हो सकता मंडे तक जाए। मैं कह रहा हूं हो सकता है, बिकॉज इसलिए कि अभी तक के कैबिनेट ने इस मुआहदा को तौसीक नहीं किया। जी सही। अच्छा जलाल सर, ये भी बताइए कि ये बड़ा एक अहम सवाल है कि इस वक्त गाजा की इंतज़ामी अमवार किसके हाथ में है? कौन डिक्टेट कर रहा है? क्या पोजीशन लेनी चाहिए? क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए? ये किसके हाथ में है? आपका सवाल देखिए किसके हाथ में, ये मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब कब्ल अज़ वक्त होगा। राइट। आपको मेरी कब्ल अज़ वक्त होगा। जी जी। क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है, हमास, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका चाहता ही नहीं है, और बाकायदा इसराइल का अमेरिका का जो उर्दू तर्जुमान है, अमेरिका का जो उर्दू तर्जुमान का ये बयान आया कि हम हमास का किरदार को कबूल नहीं करेंगे, ना अस्करी ना सियासी, गज़ा के अंदर है। ठीक है। और हाँ, तो ये बात देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में हमास को कोई कबूल करने के लिए तैयार है। नहीं अच्छा है। मुझे बताइए एक जरा साहब, एक और चीज, जब आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना इन्फ्लुएंस किया है और वो मॉनिटर भी कर रहे हैं, फिर तो सूरत हाल को यकीनन, फिर ईरान का जो फैक्टर है उसके ऊपर क्या हिकमत अमली डोनाल्ड ट्रंप की है और उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ईरान का भी बहरहाल इन्फ्लुएंस तो है ना इस खित्ते में। सर देखिए, ईरान देखा जाए तो ईरान अब वो इस वक्त आज की तारीख में अगर मैं बताऊं आपको, तो इसराइल को ईरान को बहुत कमजोर कर दिया गया है। इनके जो इन्वॉल्वेंस है, इनके जो मुदाखलतें हैं, इनके जो एक्टिविटीज है मशरिक वस्ता में, उसको बिल्कुल आस्ता आस्ता महदूद कर दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है ईरान के लिए, वही चलेगी जो पिछले दौर में चली है। तो ईरान अब वो नहीं है। देखिए, ईरान का भी अपने डायरेक्ट इसराइल से अगर एक दो हमला किया तो होगा, लेकिन कब हमेशा ईरान का ये किरदार रहा कि वो थ्रू अपने ब्रुक्सीज, जो इनके ब्रुक्सीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर है, इनकी जरिया से इसराइल से लड़ते रहे। लेकिन अब ईरान बड़ा मुहतात हो गया। राइट। और ईरान मेरे ख्याल में मजीद इनकी मिडिल ईस्ट में इनका मजीद इतना कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। ये मेरा जाती ख्याल है। Right. और मेरे कुछ सीनियर्स का भी है। जी जलाल साहब, हम यही उम्मीद करते हैं और पूरी दुनिया यही उम्मीद करती है कि ये जंग बंदी हो और वापस से गाजा परमानेंट जंग बंदी हो अपनी जगह और जिंदगियों में आए। थैंक यू सो मच जलाल महमूद अल-फरा, स्पोक्स पर्सन गाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आगाही दी। यही बात है ज़ुहैब कि वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक ये ऐलान है तब तक इम्प्लीमेंटेशन उनको मंडे तक लगती है कि ये होगी। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होती है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की।
अब वक्त हुआ जाता है उन पाकिस्तानियों से बात करने का जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। जी, इसी तरह हमें ज्वाइन किया है आज मोहसिन सज्जाद ने। बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, यूएई से उनका ताल्लुक है, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिटनेस ट्रेनिंग तो आजकल हर किसी के दिमाग पे फिट रहने का दौर है, तो अपने लिए भी टाइम निकलता है आपको, या दूसरों को ट्रेनिंग कराते कराते आपकी अपनी भी एक्सरसाइज? वैसे मुझे जब ये फ्रेम आया ना उनका, तो मुझे डर लग रहा था। डर लगना चाहिए। नहीं, एक्चुअली सारा दिन काफी बिजी स्केड्यूल रहता है। शाम 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स होते हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, जैसे राखी सावंत हैं। ये काफ़ी टाइम ले लेती हैं, लेकिन जब फ्री होते हैं तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि 1 घंटा जो है वो अपना भी वर्कआउट कर लें, ताकि जो मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो हो जाए। सही है। तो मुझे बताएं कि आप मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाबी, उसके बारे में ज़रा बताइए कि पाकिस्तान में क्या अचीवमेंट रही आपकी बॉडी बिल्डिंग में? मैं एक्चुअली बेसिकली तो मैंने लॉ का स्टूडेंट था और फिर मैंने मैथ्स कॉम किया। क्विकली आपको बताता हूँ, तो उसके बाद क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग दुबई और यूएई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैंने भी सोचा कि मैं ज़रा अपनी लक आजमाता हूँ। तो यहाँ पे आया, बट मेरी फिजिक को थोड़ी सी मस्कुलर और वेस्कुलर थी। तो किसी बंदे ने मुझे जैसे पूछा दैट आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो वो जॉब क्या निकली, एक जिम ट्रेनर की निकली। तो वो जैसे आप सेट होने के लिए कुछ भी करते हैं ना, कि सेट हो जाऊं मैं। बिल्कुल। तो वही किया मैंने भी, कि यार पहले मैं ना जरा अपने कदम जमा लेता हूँ और फिर मैं स्लोली जो है ना वो कोई दूसरी जॉब सर्च करूंगा। बट अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि मैंने 2 साल बाद वो जिम ही खरीद लिया। फिर मैंने एक और जिम बाय कर लिया और फिर मैंने एक और जिम, वो ट्रेनिंग करवा के थोड़ा सा वो अल्लाह ताला ने हाथ में वो जैसे शिफा रखी होती है ना, तो फैट लॉस के काफी लोग आते रहे। तो जो मैं डाइट प्लान बनाता था और ट्रेनिंग का जो एक प्रोसीजर होता है ना सारा, वो करते थे। तो 1000 कैलोरीज डाइट प्लान से कम कर रही, 1000 बर्न करवानी, तो 1 मंथ में ही 60,000 कैलोरी बर्न हो जाती थी। तो और रिजल्ट अभी उन्होंने बताया कि आपने ये राखी सावंत वगैरह को भी, जी सेलिब्रिटी ट्रेनर भी हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वो मेंटल फिटनेस के लिए, अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप उसके पास? नहीं, आपको मैं एक बात क्विकली बताता हूँ। वो डेली हमारे जिम में आती है, डेली। वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो वो टीवी पे नजर आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप मिलेंगे, आप कहेंगे यार ये वो बंदी ही नहीं है। तो ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। बहुत खुले दिल की है, डोनेट करती हैं, एवरी सिंगल डे डोनेशंस करती हैं, और वो लगती नहीं है कि ये वो है, बस कहती हैं। हम तो जरा हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हंस लेते हैं तो मजा आ जाता है। अच्छा, ये बताइए यूएई में मोहसिन, आपको लगता है कि लोग ज़्यादा फिटनेस के बारे में कॉन्शियस हैं, ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस हैं या मर्द हजरात कॉन्शियस हैं? जी, जो मर्द हजरात है वो बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि सब ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आए होते हैं अपनी अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। पूरा साल जो है वो काम करते रहते हैं, किसी का कंप्यूटर पे है, किसी का कोई सॉफ्टवेयर जी रहा है, तो ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है। और घर भी गए तो लिफ्ट से ऊपर, लिफ्ट से नीचे, तो वो बहुत फास्ट गेनिंग करते हैं। और होता क्या है, 1, 2, 3 साल बाद अपनी बहनों की शादियां करने के बाद जब उनकी अपनी बारी आती है, तो वो 30 किलो 40 किलो पुट ऑन करके बैठे होते हैं। फिर वो राब्ता करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है 3-4 मंथ्स के अंदर उनको ट्रांसफॉर्म करूं। तो लड़के बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल ली, ये कर लिया, वो कर, इधर कोई ऐसी एक्टिविटीज रहती नहीं उनकी। सारा फोकस रहता है पैसे कमाने पे, घर वाले अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं। अच्छा मोहसिन, ये बताइए, जब भी हमारे साथ ना फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं या फिर बॉडी बिल्डर्स आते हैं, तो हम वो जो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं या फिर दूसरे जराए से आप बॉडी बनाते हैं, जैसे तरुण गिल की एक मिसाल है, उन्होंने भी बताया अपने एक्सपीरियंस, और वो तो लाइफ थ्रेटनिंग उनको एक ऐसे मामला हो गया। तो इस पर थोड़ा सा लोगों को बताइए जो देख रहे हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं लड़के। ये देखें, ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये लड़के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पर एक बात ये, जिन्होंने स्टेज प्ले करना होता है ना, जैसे शोज खेलने होते हैं, ये स्टीरॉइड की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। हमारी जो फील्ड है वो फैट बर्निंग की है। हम कैलोरी डेफिसिट कर लिया, लेकिन ये जैसे दुबई है,
लंदन है, इनमें ये चीजें जो है ना मिलना बहुत मुश्किल है। लाइक ये इधर बहुत ज्यादा, जैसे आप सीआईडी कह लो आप, या कुछ ये पकड़ लेते हैं और अलाउ नहीं करते, इमिग्रेशन अलाउ नहीं करती, तो यहाँ पे बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। और अमेरिकन अप्रूव्ड जो सप्लीमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे बच्चों को भी हम दूध में डाल के नहीं पिलाते ग्रोथ के लिए, इस तरह के सप्लीमेंट्स अलाउड हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स वगैरह अलाउड नहीं है। और ना ही हम प्रमोट करते हैं, हम बस कहते हैं मेटाबॉलिज्म बूस्ट करो, वर्कआउट करो, ब्लड फ्लो करो, इसलिए जो है वो लोग ज्यादातर आते हैं मेरे पास। राइट। मोहसिन, कभी सोचा पाकिस्तान आने का, या जब आते हैं तो क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? फैमिली यहीं है? कोशिश, हाँ जी, बहुत लोग जानते हैं क्योंकि मैं मिस्टर लाहौर हूँ, तो एयरपोर्ट से लेके घर तक बहुत लोग जानते हैं। अम्मी अबू आते जाते रहते हैं। हुआ ये, मैं क्विकली बताता हूँ आपके चैनल के थ्रू, बहुत से लड़कों को जो स्ट्रगलिंग करते हैं और यहाँ पे आते हैं, कि मैं भी 500 दिरहम्स जो है ना, जो कि अकोमोडेशन के भी चार्जेस नहीं लेके दुबई आया था। और अपॉर्चुनिटीज का लैंड है, काम किया, 13 साल हो गए हैं। आप यकीन करें, मैं सिर्फ ये कहना नहीं चाहता क्योंकि अल्लाह ताला को शेखी खोरे पसंद नहीं है, कि मेरा अपना एक जाती विला है यहाँ पे, मेरे अपने 3 जिम है। 13 साल लग गए, लेकिन हार्ड वर्क और मैंने स्विच करने की और शॉर्टकट्स की कोशिश नहीं की। इसलिए कोई भी लड़का इधर आता है वो यही सोचता है यार एक जॉब छोड़ के दूसरी तीसरी, अगर वो एक ही जॉब पे लगे रहे। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो स्टेशनरी बॉय एक बैंक में लगा था, आज वो मैनेजर है, वो दूसरे बैंक में स्विच नहीं कर रहा। तो अगर आप कहीं पे भी, बिल्कुल, अगर हम दुबई में भी आगे किसी भी जॉब पे अगर हम मतलब के लगे रहते हैं और परमानेंटली उसी के बारे में सोचते हैं, तो आगे उसमें बहुत सी जो है वो तरक्की मिलती है। बिल्कुल। मोहसिन सज्जाद, बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस ट्रेनर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो दिया। भाई वही जो हमने अच्छी बात की थी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड एटीट्यूड, वही मोहसिन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है। तो जिम का कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं? एक छोटी सी ब्रेक पे जाते, कहीं मत जाइएगा, हम प्लान करते हैं ज़ेब का फ्यूचर क्या है। एक मिनट। जी, वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस की। बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज की तारीख दी गई है, 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। जज फैसला सुनाएंगे, और इससे पहले कि जब फैसले का वक्त दिया गया था तो उसमें जज साहब उठकर चले गए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं आया है, बानी पीटीआई भी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से फैसला मौखर किया गया। तो अब सूरत हाल क्या है अडियाला जेल के बाहर, क्या मनाजिर देख रहे हैं? हमारे नुमाइंदे जैन मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जैन, बताइए आप क्या सूरत हाल अडियाला जेल के बाहर देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या मौजूद हैं, क्या माहौल है वहाँ का? जी देखें, आज अडियाला जेल में 90 मिलियन पाउंड की समाअत हो रही है, और आज 11:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। फैसला 7 अदालत के जज नासिर जवेद राणा सुनाएंगे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच जाएंगी और जज नासिर जवेद राणा भी अडियाला जेल पहुंचेंगे। अब ये जो फैसला था, ये 18 दिसंबर को जो फरकेन के दलाल सुनने के बाद जज नासिर जवेद राणा ने महफूज किया था, जिसकी पहली तारीख 23 दिसंबर को सुनाए जाने की दी गई थी, जो बाद में 6 जनवरी तक मौखर कर दी गई थी। 6 जनवरी को अदालत की जानिब से 13 जनवरी की नई तारीख दी गई थी। जब 13 जनवरी को ये समाअत शुरू हुई अडियाला जेल में, तो नासिर जवेद राणा की जानिब से ये मौका तैयार किया गया था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा अडियाला जेल के अंदर इंतजार किए, जिसके बाइस वो नहीं आए। तो उसकी वजह से उन्होंने 13 जनवरी का जो फैसला सुना तो 17 जनवरी को मौखर कर दिया गया था। तो आज ये फैसला सुनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं अडियाला जेल के बाहर, और अभी तक पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई की लीडरशिप नहीं पहुंची, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पहुंचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फैसला 11:30 और आज फैसले के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इन एब्सेंशिया अगर नहीं आते मुमकिन तौर पर, तब भी फैसला सुना दिया जाएगा? जी, आज जो फैसला सुनाने के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि आज अदालत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया था। रात को अदालत ने जो पीटीआई के वकला हैं उनको बता दिया गया था कि आज 11:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। तो आज फैसला सुनाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कोई जजेस में से या जो भी ऑफिशियल्स हैं उधर से, उस टीम से कोई आपको नजर आया? नहीं, अभी तक ना जज प्रोसिक्यूशन की जानिब से, ना अदालत जो सात के जज है नासिर जवेद राणा की जानिब से अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि अभी देखिए टाइम ज्यादा है। 11:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक सात के जज और डिले होने का कोई इम्कान है? जी, आज कोई डिले 11:30? अक्सर हमने देखा है ना, फैसले आते हैं 11:30 का वक्त होता है। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक कोई डिले होने कोई चांसेस नहीं है।
सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप वहाँ? सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं। जैला में आता रहता हूँ, इस तरह के इंतजाम पहले नहीं देखे जाते, क्योंकि आज एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें सजा सुनाई जा रही है, तो सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं आज। बिल्कुल ठीक है। जैन मलिक, नुमाइंदा 365, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जैन से मुसलसल हम अपडेट्स लेते रहेंगे और आज काफी बिजी गुजरेगा दिन जैन का, क्योंकि न्यूज़ वाले भी वक्तन फवक्तन और लेते रहेंगे। अच्छा, एक और इंसिडेंट है, मोरक्को का इंसिडेंट, वेरी सैड। हमने इस पे पहले भी शो पे बात की है जुहेब, कि ये सानिया जो है हर कुछ महीने में हम देखते हैं नौजवान, आप हमारी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, अच्छे खासे घरों के, अच्छे शहरों के ये नौजवान हैं, पाकिस्तान से जाने की उम्मीद रखते हैं और गलत ट्रैक से जब वो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियों को बहुत नुकसान है और एक बहुत बड़ा ये क्राइसिस है और इसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट सतह पर इस पे बात होनी चाहिए और इसको बैन करना चाहिए। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये इस बात पर थोड़ी सी तशवीश है। उसमें पढ़े लिखे नौजवान भी शामिल हैं और जैसे वाकया हुआ, वो जो एक जिंदा बच गए इसमें एक शख्स, उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि वहाँ तावान के लिए रकम मांगते रहे, मजीद भी पैसे मांगते रहे और जब पैसे नहीं मिले सख्त सर्दी में उनको रखा गया, कश्ती को खड़ा कर दिया गया। फिर बहुत से लोग जो बीमार थे उस कश्ती पर, उनको फिर फेंक दिया उन्होंने समंदर में। तो इतनी ब्रूटैलिटी के साथ और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो क्यों, किन हालात व वाक़यात के पेश नज़र वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होते हैं? बार बार हम ये सवाल करते हैं, अथॉरिटीज़ से बात करते हैं कि इनको रोका क्यों नहीं जाता और क़वानीन इस बारे में क्या है, क़वानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? ये यानी इतना इबरतनाक और इतना खौफनाक जो किसी शख्स का जो कि पुरुम्मीद होता है, ज़ाहिर एक उम्मीद लेके ही जाता है ना, एक उम्मीद लेके इंसान जा रहा होता है कि वो बेहतर मुस्तकबिल उसे मिल जाएगा, वहां जाकर थोड़ी स्ट्रगल करेगा, अपनी फैमिली की सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन वो उम्मीद जो है उसको फिर वो अल्टीमेट नुकसान उठाना पड़ जाता है। और बहुत से वाकयात में ऐसा भी होता है सरवर, जैसे ब्लैक शीप, सबने वो काली भेड़ों की बात की है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि ये लोग यहाँ से ऐसे गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसे ऑफिशियल सामने आए हैं जी, जिनकी वजह से ये सारे नुकसान हुए। जी, यूनान का जो वाकया था उसमें बिल्कुल ऐसा हुआ था, इन्वेस्टिगेट हुआ था मामला। बिल्कुल जी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब थोड़ी पॉलिटिकल सरगर्मी पे रोशनी डालते हैं। जी, कल सियासी तौर पर बड़ा गहमा गहमी थी। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी उन्होंने। यानी बैकडोर मुज़ाकरात का मतलब ये कि मुलाकात की उन्होंने तस्दीक की और उस मुलाकात में क्या हुआ इससे मुताल्लिक मुतज़ाद कुछ बातें आई हैं। अब ये मुलाकात तो अपनी जगह अलहदगी में जो हुई है इसका अहवाल हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि अब मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे और बानी पीटीआई ने इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे, अब अगर बातचीत का आगाज़ हुआ है तो ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात की उन्होंने तस्दीक की है। आला सतह पर लोग आगे का रास्ता तलाश करने के लिए ही बैठते हैं, ये उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह इस पर ये कह रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तब की जब एक बैठक तीसरा दौर हुआ और तीसरे दौर के बाद तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक पीटीआई ने रखे और वो जो मुतालबात सामने रखे वो इतने इन डिटेल यानी डिटेल में रखे जो कि एक चार्जशीट महसूस हुई हुकूमत को अपने खिलाफ। और उन्होंने कहा कि ये जो लिख कर दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुमकिन नहीं है कि इसको देखते हुए इस पर अमल दरामद किया जाए। अब सियासी कैदियों की रिहाई का मामला और ये सारी चीज़ें, चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश की उस पर राना सना ने कहा कि झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे ये रोज़ वावेला करते हैं, इतने लोगों को मार दिया गया, हज़ारों को कैद कर लिया गया, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड में किसी का नाम उन्होंने पेश नहीं किया है। लेकिन जो मुतालबात में एक चार्ज शीट पेश की है उस पर बड़ी तशवीश है उन्हें। बिल्कुल जी, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई, रहनुमा पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर,
ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक भी की गई है। क्या तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है, इसको कहा जा सकता है आसानी से? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे सूबाई हुकूमत है, और अब डेफिनेटली जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का ही सूबा है जी, और यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, और दहशतगर्दी की जंग जो है वो फौज लड़ रही है। तो डेफिनेटली फौज और हमारे जो राब्ते हैं वो तो होते रहेंगे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये राब्ते हुए हैं और मेरे ख्याल से अच्छी बात है, बहुत पहले ये राब्ते होने चाहिए थे, क्योंकि मुफाद में तो यही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक नहीं, लेकिन देखे ना शौकत साहब, ये बड़ा आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से तो मुलाकात ठीक है, समझ में आती है कि सिक्योरिटी मामला पर बातचीत हुई होगी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन बैरिस्टर गौहर से किन मामला पर बात हो सकती है? अमन ओमान की सूरत हाल पर तो बात नहीं हो सकती ना? देखिए, बैरिस्टर गौहर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था मुशावरत के लिए, तो उसमें सारे पार्टी के लीडर्स थे, अकेले बैरिस्टर गौहर नहीं थे। आफ्ताब शरपाव साहब थे, आप तस्वीरों में देख लें, बहुत सारे लीडर। नहीं, इसको क्लियर कर दें, वो तो तस्वीर सबके सामने है कि सारे बैठे हुए थे। उसके अलावा वन ऑन वन मुलाकात, जिसको खुशाइंद कहा बानी पीटीआई ने भी, वो हुई है या नहीं हुई? देखिए, वन ऑन वन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीएम और बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात बिल्कुल हुई, यानी उस मुलाकात से हटके जो जिसमें सब बैठे हुए थे सारे पॉलिटिकल पार्टी के। बिल्कुल हुई है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं लिया जाना चाहिए ना कि बस पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, मुलाकात, हमारा कोई झगड़ा तो नहीं है उनके साथ, ये तो हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक साजिश करके हमें दूर रखा गया है ना। तो हम तो अपनी फौज के साथ अभी भी मोहब्बत करते हैं, पहले भी करते थे, हमेशा करते रहेंगे। और ये फौज है जो हमारे लिए लड़ रही है, जो जानों के नजराने दे रही है, तो उसके लिए इसके साथ हमारा उठना शौकत साहब, पता है जराए ने ये भी खबर दी है, अब ये पता नहीं मुसद्दिका है या नहीं, लेकिन बहरहाल एक खबर आई है जराए की तरफ से कि इस मुलाकात में ये जो आपकी हुई है बैरिस्टर गौहर की, उसमें बैरिस्टर गौहर ने ये कोशिश की कि सियासी मामलात पर उनसे बात की जाए आर्मी चीफ से, लेकिन ये कह दिया गया कि भाई सियासी मामलात आप सियासी जमातों से या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में करें, इस वक्त सिर्फ अमन ओमान की बात होगी। ये हुकूमत के अंदर के पेट में बहुत बड़ा मरोड़ है, और आपने देखा कि उनका जो गुस्सा था कल, वो सबके सामने है, और कितने एक्सपोज हो गए वो। हम तो पहले से कहते थे इनके पास इख्तियार नहीं है, और हमें बार बार कह रहे थे जी आपके मुतालबात हमें रिटर्न दे दें। तो हमने क्या किया, हमने तो सब मुतालबात ही वही दो, उससे ज्यादा मुतालबात तो हमने दिए ही नहीं है। हमने से एक्सप्लेन किया है कि जी इस मौके पे ये हुआ, उस पे इतना मतलब ये कि पहले तो कहते थे 7 दिन बहुत कम है, और फिर 7 घंटे भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जी ये तो झूठा है, ये तो झूठ है। इतनी आग नहीं लगनी चाहिए थी इनको। देखें, ये मुल्क है, इस मुल्क को चलाना है, अगर आपसे नहीं चल रहा तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप क्यों मुल्क को बेड़ागर कर रहे हैं? आपने ऑलरेडी मईशत तबाह कर दी है, आपने सियासत को तबाह कर दिया है, और अब क्या चाहते हैं इस मुल्क से? अपने सारे गुनाह माफ करा दिए आपने, जितने करप्शन की थी अब तक 30-35 सालों में, वो सारे के सारे आपने माफ करा दी। अच्छा यूसुफ साहब, ये भी बताइए कि रिटन मुतालबात में आपने इल्जामात की तो बारिश कर दी है, इसलिए उन्हीं पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये तो आपने एक ऐसा चार्जशीट पेश कर दी ना उनके खिलाफ। देखिए, अगर इनके अंदर सब्र होता, अगर ये पॉलिटिकल लोग होते, तो ये हमें रिटर्न जवाब दे देते, उससे सख्त जवाब दे देते। लेकिन ये आपको अंदाजा है ना कि ये इन लोगों ने सियासी मुजाहरा तो नहीं किया है ना, ये इन्होंने सब्र का मुजाहरा किया है। देखिए, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर हम कोई तल्ख बात लिखेंगे तो वो तल्ख नहीं होगी, हम हकीकत बयान करेंगे ना, जो कुछ हमारे साथ हुआ है। तो जाहिर है इसी हुकूमत ने किया है। तो अब ये सुनना आपको गवारा नहीं है, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? मुझे तो अब मायूसी के सिवा कुछ नहीं लग रहा है, बल्कि
मुल्क के लिए नुकसान हो रहा है, इनके लिए तो नहीं हो रहा है। इन्होंने तो अपने कहा, ये तो बड़े खुश है, अगर इनको घर भी भेज दें आज ना तो ये तब भी खुश होंगे, इसलिए कि इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे वो तो माफ कर दिए गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पाकिस्तान के आवाम का फैसला है, जिसने खाया उसको देना जी। पड़ेगा। यूसुफ जई साहब, आज भी फैसला सुनने को मुंतजर है अवाम भी, हम सब भी। 11:30 बजे फैसला आएगा। क्या आपकी उम्मीद है, क्या फैसला आएगा बुशरा बीबी और पीटीआई, बानी पीटीआई? कहते हैं ना, हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था, तो पिछली दफा जो ताखीर हुई थी उसकी भी कोई वजह होगी, और इस बार क्या ताखीर हो सकती है या फैसला आ जाएगा? वजह तो सबको मालूम है, वजह सबको मालूम है कि ये फैसला लिखने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कौन सा फैसला लिखे। कुछ एक बंदे ने तो नहीं लिखा है ना, ये तो बहुत सारे बंदों ने मिलकर ये फैसला लिखा होगा, फिर उसमें से बड़े बड़े लोगों को बिठाया होगा कि जी इसमें देखें कहाँ से बस निकल सकता है। बिल्कुल। तो अब जबकि खुशाइंद हो गया सब कुछ, जबकि खुशाइंद सब कुछ हो गया है, तो आप समझ रहे हैं फैसले में भी कुछ खुशाइंद चीज होगी? देखिए, ये जो फैसला है ना, गवर्नमेंट जो है उसके वज़रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं, जो ऐलानात होते रहे हैं, जो यानी एक अदालत अडियाला जेल में लगी थी तो एक अदालत इन्होंने मीडिया के ऊपर लगाई थी, रोज ऐसे ही है। सुनाई वहां जाती थी, फैसले यहाँ होते थे। अब इनके मुताबिक तो फैसले है, वो कहते हैं जी ये तो ओपन एंड शट केस है और बस ये तो ये है। हालांकि इवन फील्ड किसने बनाई है, सरे महल किसने खरीदे हैं, इस मुल्क का पैसा किसने, मलिनाने किसने किया शौकत है, साहब, वो मुज़ाकरात का सारे फ्यूचर लोग क्या क्या देखते हैं आप? हुकूमत ने तो डिनाई कर दिया ना, मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज नाजायज मुतालबात हैं ये सारे, तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात का तो फ्यूचर कुछ नहीं है। मैं तो फिनिश समझता हूँ। ये जरा ब्रेकिंग चला दें भाई, मुझे तो फिनिश। इसमें शौकत यूसुफ से कह रहे हैं मुज़ाकरात फिनिश। अच्छा, एक नहीं, चीज इसमें आगे रास्ता नजर नहीं आता है ना, जब तक देखें हमारे क्लियर कट मौक़िफ़ है कि आपने ये जुल्म किए, हमने बहुत सारी चीजें पसीपुश डाल दी हैं, ये दो मुतालबात हैं हमारे। यानी हुकूमत से मुज़ाकरात फिनिश और बैकडोर मुज़ाकरात स्टार्ट। नहीं, बैकडोर का मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से ना दे बैकडोर। मैं पूछ रहा हूँ। बैकडोर यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि मेरी हेडलाइन ना चलाइएगा आप। नहीं, बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरा यही थे जो हमने किए। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम भी देख रही है और ये हुकूमत एक्सपोज हो गई। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाजी ये कह रहे थे, कल हमारे साथ शो पे थे, उन्होंने तो हमसे कहा कि 17 को फैसला आएगा और 18-19 तक इमरान खान बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे, और बड़े हतमी तौर पे वो कह रहे थे। मैंने कहा आपके पास खबर, सोर्स क्या? उन्होंने कहा खबर नहीं, मैं हमेशा तज्जिये बात करता हूँ, मेरा तज्जिया बहुत पुराना, यानी इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप हुकूमत से कुछ कहते हैं तो हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमने देख लिया, मुज़ाकरात करके भी देख लिया, और जो असल कुव्वत है उनसे अभी तक क्लियर कट बात नहीं हुई है। लेकिन हमारी ख्वाहिश है, बिल्कुल आज भी ख्वाहिश है कि ये मुल्क जो है तरक्की करे। नहीं, तरक्की का नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे, वो उसमें क्या कहते हैं आप? उनका तज्जिया है वाज़ेह, तो जो सामने कुछ चीजें ऐसी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, और खान साहब जो है वो तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, जब तक कि उनके जो पहला मुतालबा है कि रिहाई हो उन तमाम वर्करों की, तो उसके बगैर तो मेरा शौकत साहब, एक बड़ा सीरियस सवाल है, वो ये है कि मुज़ाकरात आपके सारे, मुलाकात तो चले, मुलाकात की हद तक तो बात हो गई ना, मुलाकात हुई है। मुझे ये बताएं कि चले इस दौर का तो हम नहीं कहते कि इन्वॉल्वमेंट कुछ भी है, गुज़श्ता अदवार में तो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना, रही ना सियासत में, तो मुझे बताएं कि गुज़श्ता अदवार का ही कोई ऐसा मुआहदा होगा या फिर कोई बातचीत उनसे तय पाएगी इस मामले पर कि उसको ही तस्लीम कर लिया जाए और हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे? क्योंकि अगर इस मुज़ाकरात का कोई भी अच्छा नतीजा निकल जाता है और सूरत-ए-हाल जो की तू रहती है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ की जगह सिर्फ नाम होगा इमरान खान का, सूरत-ए-हाल एज इट इज होगी, अपनी जगह मौजूद होगी, जो पाकिस्तान की चलती रही है सियासत की। ये आप भी समझते हैं ना बात? देखिए, जहां तक एनआरओ की बात है ना, एनआरओ तो इमरान खान नहीं लेगा, और ये है कि जो ज्यादतियां हुई है उस पर बात हो सकती है, और वो कह रहा है कि मैं सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हूँ। और ये देखें, जो जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है ना, ये बड़ा जायज मुतालबा है,
अगर आप कहते हैं कि जी आप माफी मांगे, हम बिल्कुल माफी मांग लेंगे। अगर जुडिशियल कमीशन कह दे कि जी पीटीआई गिल्टी है, बिल्कुल मांग लेंगे। हमें क्या है, कोई वो तो नहीं है, माफी मांगने में कौन सा इतना वो है, इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं तो एक दो लफ्ज नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप देखें कि ये जो नहीं मतलब अगर इस्टेब्लिशमेंट मामलात को बेहतर कर देती है आपके, तो फिर आप खुश हैं? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर खुश हो जाएगी? इससे पहले नून लीग खुश थी और उससे पहले कोई दूसरी जमात खुश थी, तो यही इस तरह चलता रहेगा ना, इसी तरह होता रहेगा ना सर? नहीं देखें, मामलात ऐसे नहीं है। मामलात को ठीक उस पर डालना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क इस तरह चलता नहीं है। जिसके जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी करनी पड़ेगी और अपने अपने डोमेन में रहकर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये जो सर्कल चल पड़ा है, और उस सर्कल की वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान कर्जों में डूबता जा रहा है। आज आप 3.5 लाख रुपए का मकरूज है इस मुल्क के, आपके बच्चे मकरूज हैं। तो आप देखें, आप तो टैक्स दे रहे हैं, आप तो हर कमाई के ऊपर अपना टैक्स भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो साबुन की टिकिया खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, फिर भी आप मकरूज हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जनता को और खा रहा है। तो शौकत इसी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। शौकत साहब ये भी बताइए, बहुत सारी अफवाहें ये भी हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्दो वो अभी रिजीम उन्होंने ली नहीं है, बट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल है और वो हमेशा बानी पीटीआई के साथ रहे हैं, क्लोजली उनसे इन टच रहे हैं। क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उनका प्रेशर भी इस फैसले को बदल सकता है? मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तरजीहात होती हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। ये बात है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका प्रेशर है, वो पाकिस्तान के हालात के हवाले से परेशान है। और जब ट्रम्प के इलेक्शन हो रहे थे तो जो ट्रम्प जिस सूरत हाल से गुजरा है वो तमाम सूरत हाल इमरान खान भी उसी से गुजरा है जी। और ट्रम्प को ये पता है कि किस तरह केसेस बनते हैं, जाली केसेस कैसे बनते हैं, जी वो कहते हैं। अच्छा। वो एक अलग इशू है। लेकिन अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ एलाई रहा है और एक किस्म का बॉस रहा है पाकिस्तान का। अच्छा, तो अब आगे क्या करता है क्या नहीं करता वो वक्त बताएगा। अच्छा, अब जबकि आप कह रहे हैं मुज़ाकरात फिनिश, ठीक है ना, तो मुज़ाकरात फिनिश तो सारे दरवाजे भी बंद हो गए हुकूमत के साथ कोई भी राब्ते के, तो वो जो आपके मुतालबात मैंडेट की वापसी का, फॉर्म 47 की हुकूमत का, तो अब ऑप्शन आपके पास है क्या? कौन सा दरवाजा आपके पास खुला है हुकूमत से बात करने के लिए? और अगर हुकूमत से बात नहीं होगी तो फिर कहीं और ही बात हो के आपके मामला सेटल होंगे ना? ऑप्शन तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास ही है। गवर्नमेंट के पास क्या है ऑप्शन आपके? एहतजाज? देखिए, जो आइन कानून के दायरे में रहकर जो हमें इख्तियार मिला है सियासत करने का, वो हम अपना इख्तियार छीनेंगे, लेंगे, ये हमें मारे या हमें जो भी कुछ करे, लेकिन वो हक तो हमसे नहीं छीन सकते हैं ना। जो कानून आइन में बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर कानून और आइन तो है नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो उसमें रहकर हम अपने जदोजहद जारी रखेंगे, जो पहले करते थे वही करेंगे। अगर ये समझते हैं कि जी इस तरह ये करे और इससे मुल्क तरक्की करेगा तो देख लें। ये शेर अफजल मरवत के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। बार बार बेचारे वो बयान देते हैं, वो कहते हैं मुझे शो कॉज नोटिस आप देते रहते हैं। भाई एक बार फैसला कर लें, और बानी पीटीआई के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके कान भर रहे हैं और वो ठीक लोग नहीं है। शेर अफजल मरवत जो है ना, मेरा दोस्त भी है, मेरा क्लास फेलो भी है, और हम एक साथ पढ़े हैं। थोड़ा सा जज्बाती है, और वो बड़े मतलब ये कि आप बात करें ना, बात तो आप करें, तनकीद भी करें, लेकिन मिर्ची मिसाला लगा के ना करें ना, थोड़ा सा हल्का बात करें। वो हर चीज में मिर्ची मिसाला लगाता है तो जाहिर है फिर वो तो महसूस होता है ना जी। इस फैसले के बाद क्या होने जा रहा है? बस 2-3 सवाल आपसे हैं मुख्तसरन। इस फैसले के बाद, आज का फैसला आ जाएगा, उसके बाद क्या होने जा रहा है? मुमकिन तौर पर आप कोई उम्मीद देख रहे हैं कि आपके मामलात बेहतर होंगे, आपके बानी बाहर आएंगे, इमरान खान बाहर आएंगे? देखिए, ये जो फैसला है ना, हमें पता है कि इस फैसले में ये पूरी कोशिश की होगी कि बड़ी से बड़ी सजा दे दी जाए, लेकिन आगे अदलिया है, अदालतें मौजूद हैं, हम उसमें उसको चैलेंज करेंगे। उसके कोई, इस फैसले का कोई फ्यूचर नहीं है, ये फैसला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बदनीयती पर मुबनी फैसला है।
और जो इसको डिले किया गया है, इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है। और बाकी देखें, हम तो अभी भी चाहते हैं, इमरान खान तो यहाँ तक उसने कहा कि मुझे सजा भी हो जाए तब भी आप मुज़ाकरा जारी रखें। लेकिन जिस हुकूमत की तरफ से जिस अंदाज में जवाब दे दिया गया है, तो उसके बाद क्या रह जाता है मेरे ख्याल से। जो ये तहम्मुल वैसे बाहर आपके से जो लहजे में नजर आ रहा है, जी, और वो जो एक कामनेस नजर आ रही है ये आपकी body खुशाइन- language में, खुश आइंद है ये। खुश आइंद है। ये खुश आइंद है, हम इसकी तारीफ करते हैं, वेलकम करते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा पीटीआई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में वक्त दिया। देखिए, हम भी यही चाहते हैं, खुशाइन चीजें हों वो पाकिस्तान ज़ाहिर में, पाकिस्तान में भी और वैसे। पाकिस्तान की आवाम के लेकिन लिए, मसला है कि एक के जो economy के खुशाइंद लिए। होता है ना, वो दूसरे के लिए नहीं होता ना It's ऐसा। always, it can't be a win-win situation for everyone. Win and lose. वैसे हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम खैर कोशिश करेंगे लेने की कि भाई क्या देखिए, सोच रहे अभी हो तो हुकूमत, कल की प्रेस Monday- कॉन्फ्रेंस बड़ी हाथ Monday- तुम तो तेज मंडे। अच्छा, मंडे ठीक। करेंगे हम ये। चलें, अभी ब्रेक अभी लेते इस वक्त छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। जुहेब की फरमाइश पे आज हम फूडी फ्राइडे की इनॉग्रेशन करते हैं। अच्छा, सही। जी नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनको आपने सामने नहीं देखा होगा कैमरे के, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हैं। रेस्टोरेंट इनॉग्रेट करते हैं, क्यूरेट करते हैं। उनके खाने खाए होंगे, बहुत जरूर खाए। खाऊंगा, बहुत खाए ना। बहुत खाए हैं। मैं थकी हुई भी होती हूँ, मगर उनकी तरफ से जब खाने की दावत आती है हाँ जी। तो आई एम देयर। क्या बात विदाउट मोर फर्दर अड्यू, हुसैन तारिक, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुसैन फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you so much for inviting me. भाई, सबसे पहले तो यू नो, एक जो चिप आपके शोल्डर पे होना है और है, हम देखते हैं, वो तो जुबैदा आपा का है। Exactly. और जुबैदा आपा से जुड़ी हर बात, हर टोटका, हर वो खूबसूरत नरम मुलायम एग्जाम्पल उनकी तरफ वो जब बताने आता का है, तरीका वो उनका कुछ और ही था। बहुत amazing। हम बहुत मिस करते हैं उनको, सब मिस करते हैं। है ना हुसैन? ये जो आपके अंदर खाने पकाने की सलाहियत आई, और सिर्फ नॉट जस्ट खाना सलाइयत is पकाना, like सलीका सलाइका। ये ऑब्वियसली इट्स इन योर ब्लड। उन्हीं से आया होगा। बचपन से शौक था आपको? मैं एक आलू का सालन ज़रूर बचपन में बनाता था, तो बहुत बदमज़ा होता था। लेकिन हाँ, ये है, लेकिन अम्मी को हमेशा हमने घर में वी हैड ऑलवेज हैड एन ओपन हाउस। हमारे यहाँ कभी बिल्कुल। फ़ोन का तो होता नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम तो होता नहीं था कि व्हाट्सएप करके चेक करें क्या यू गाइस होम। हम तो हज़रत आदम के ज़माने के लोग हैं। तो और PTCL वाला फ़ोन भी नहीं होता था लोगों के घर में। तो अभी हमारे घर में ये था कि भाई जुबैदा के घर में या तारे के घर में खाना तो ज़रूर मिलेगा। एंड प्लस अम्मी ऑलवेज हैड वी ऑलवेज हैड अ लार्जर देन लाइफ फैमिली। मतलब हमारी फैमिली माशाल्लाह। सारी दोनों तरफ से बहुत बड़ी थी, तो ये था। लेकिन हमने देखा कि खाने से रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। ऐसा ही है। तो हमने कभी अम्मी को ये नहीं करते देखा कि 2 बजे भी लोग आए रात में तो उन्होंने उनको वेलकम किया है। मेहमान नवाजी। मैं कि हाँ, पराठे कीमा बना के अम्मी ने दे दिया, तो ये था। बट आई स्टार्टेड माई फूड जर्नी जब मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, बहुत अपनी कॉर्पोरेट जॉब को थैंक यू कह के, और वो कोई 4 महीने 5 महीने में उन्होंने मुझे थैंक यू कह दिया रेस्टोरेंट में, क्योंकि सील हो गया। I remember. तो सील हो गया, तो वो उसकी अलग कहानी है। तो एक हमारे फ्रेंड होते थे जो सरबत भी इनको जानती थी, अल्लाह उनको बख्शे। ही सेट के हुसैन, तुम्हें पकाने का तो शौक़ है, मैं तुम्हारे खाने खाएं, आई एम ओपनिंग अ चैनल एंड तुम आ जाओ शो करने के लिए। वो शो मिशी खान के साथ हमने किया, खाते पीते। वो बड़ा कल्ट क्लासिक हो गया। वो चला तो जाहिर है, वो सलमान तासीर के असैसिनेशन हो गई, प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन वो ऐसा था कि वो बड़ा ह्यूमरस और टंग इन चीक वाला शो था वो। सही। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नहीं था उसके अंदर कुछ भी। हम हाथ में लाते थे उस 10 साल पहले, तो उस पे भी हमारी ट्रोलिंग होती थी। हमें ये नहीं पता था कि ये ट्रोलिंग होती है। हमें लगता था हमें ट्रोलिंग का वर्ड भी नहीं पता था, हमें लगता था कि बैशिंग होती है। हम उसको एंजॉय करते थे। तो उसमें ये होता था कि 4 5 6 खाने, मतलब 1 घंटे का शो होता था हफ्ते में 5 दिन, और सैटरडे संडे होता था 1.5 घंटे का शो। मैं आराम से 5 6 खाने बना लेता था।
पूरी दावतें जिसमें वो चाइनीज़ भी है, वियतनामीज़ भी है, देसी भी है, पुलाव भी है, खीर भी है, सब कुछ होता। देन आई रियलाइज़ कि यार आई डू हैव दैट नैक। रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट में भी क्योंकि वो छोटा सा था, आई सर्वत वगैरह उसमें आए भी थे, छोटा सा था, तो मैं आई यूज्ड टू बी इन द किचन ओनली। तो आई रियलाइज कि हाँ आता है, और फिर किताबें, यूट्यूब, फलां टिमका सब देखते देखते इंसान को शौक होता है तो आ ही जाता है। और खाने का जैसे कल्चर है हम पाकिस्तानियों का, वो उसके मुताबिक आप यानी जो आपकी डिशेस हैं, या आपने सोचा कि ऐसी डिशेस बनाई जाए जो हमारी ख़ास रिवायती, जैसे कोफ्ते हमारी स्पेशलिटी है, फिर खड़ी माश की दाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा, बिरयानी, कढ़ी हो गई जैसे, तो इस तरह के आइटम्स वगैरह भी आपने? मुझे ये सारे खाने आते हैं। हाँ। और कभी कभी अच्छा भी लगता है कि आप एक आध चीज़ ज़रूर करें, लेकिन जब मैं खुद पकाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड नहीं, थोड़ा सा मुझे आई शुडंट बी यूजिंग द वर्ड फैंसी फॉर फूड, बट मुझे थोड़ा सा एलिमेंट चाहिए होता है खाने के अंदर। मतलब जैसे हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो आई एम श्योर देयर इज़ अ देसी एलिमेंट टू इट एज वेल, बट या उसमें एक कोई कॉन्टिनेंटल, कोई चाइनीज़, कोई स्टर फ्राइज, इस तरह होते हैं। मुझे खाने में ज़्यादा मज़ा उस तरह आता है। अच्छा हुसैन, जो खुद बहुत अच्छे खाने पकाता हो वो अगले के खाने की बहुत क्रिटिक करता है। क्या आपको ऐसे लगता है कि जब आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं और दावतों में जाते हैं और वहाँ अच्छा नहीं होता खाना, तो आपको होता है अच्छा, कि मैं इसको बताऊं? मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि हर की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, हर कोई इतना खर्च भी नहीं करता। ऐसा ही है। हाँ, मतलब करना चाहिए भी नहीं, हम तो पागल हैं, करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आजकल के हालात में आपको कल का भी नहीं पता। इट्स एक्चुअली वेस्ट ऑफ मनी टू स्पेंड अ फॉर्च्यून ऑन इनवाइटिंग फ्रेंड्स ओवर एंड बिल्कुल खाना खा के खत्म कर। लोगों की अपनी आदत, हमें ये शौक है, लोगों को और तरह के शौक है, बट मुझे प्रॉब्लम खाने पे नहीं होती, मुझे मेन्यू सिलेक्शन पर होती है। दैट इज वेयर जो रूट कॉज है, द रूट कॉज है मेन्यू सिलेक्शन। यानी चिकन के आइटम्स है तो सारे ही चिकन के होंगे, उसमें फिर आप नॉट नेसेसरीली, यू हैव टू मेक, जैसे आप एक अनवर मामू का ड्रामा था हाफ प्लेट, तो या आपको एक मिक्स प्लेट रखनी होती है व्हेन यू इनवाइटिंग पीपल। यू कांट जस्ट हैव पुलाव, निहारी, पाए, कुन्ना, टिमका, जो भी है, यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन। तो मेरा प्रॉब्लम मेन्यू सिलेक्शन है, खाना नहीं है। खाना लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं। अब जैसे लोगों के आलू गोश्त बनता है, उसमें टमाटर पड़ते हैं, और हमारे लिए वो एक तरह का गुनाह है। आलू गोश्त में दही पड़ता है, तो हम लोगों में हर चीज में टमाटर पड़ते हैं। अब भिंडी गोश्त में दही नहीं पड़ता, ये है रिक्वायरमेंट है, नहीं पड़ता, लेकिन हम देखते अच्छा, लोगों का मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना कहते हैं यार बस ठीक है जो भी बना हुआ है खा लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आपका पैसा लग रहा है इसमें, चीजें आप लेकर आ रहे हैं, फिर आपका वक्त लग रहा है, एफर्ट्स लग रही हैं, हेल्थ, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पकाने वाले की अपनी विल भी उसमें टेस्ट ऐड कर होता है। ज़ुहैब, राइट ना आपका नाम? जी। क्या ज़ुहैब, सबसे पहले बात यानी इनवाइटिंग पीपल, आप हमारे घर आए, एक सबसे बड़ा ये भी एक गुनाह है। अब हमारे घर आए, बस दाल चावल करेंगे, भाई क्यों दाल चावल करेंगे, आप हमें बुला रहे हैं, हाँ। मेहनत करो। दाल चावल हम घर में खा लेंगे। सो व्हेन यू इनवाइटिंग पीपल, यू गॉट टू मेक इट make them important. They are important when you inviting them. So that's the first rule. दूसरी चीज ये कि ये तो बिल्कुल, मैं आपको जैसे मैं दोबारा रिटरेट कर रहा हूँ कि टेस्ट ऑफ द कुजीन और डिश इज वेरी वेरी रिलेटिव। व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लव, प्रॉब्ली सरवत को वो चीज़ नहीं पसंद आई। लोगों को निहारी में मगज भी डालते हैं और सब कुछ, बोंग भी डालते हैं, बहुत सब चीज़ें डालते हैं। मैंने कुछ आई थिंक 15 दिन पहले ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा निहारी खाई। मेरी खाला ने, फुप्पो ने बनाई, उन्होंने बहुत दिनों के बाद खाना, वो किचन में गई तो मैंने खाई, और मैंने गरम नान के साथ, हाफ नान के साथ खा भी ली। मैं बनाता ज़रूर हूँ निहारी, अब बहुत दिनों से नहीं बनाई, लेकिन हाँ मैंने खाई। लेकिन लोग तो निहारी नाश्ते में खा रहे होते हैं, 2 बजे बंस रोड जाके वो एक अलग पैलेट के को एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं जाऊं तो मैं अगर एंजॉय करूं और मुझे कोई बंस रोड बुलाए तो मैं कह दूंगा जी मैं बिजी हूं, मैं प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू गो टू अ कोरियन रेस्टोरेंट। अगर जैसे ये कहते हैं दिल से पकाया है जी, दिल से, हाँ। कोई इसका है दिल का कोई इसमें, ये जितना भी क्रिएटिव काम है ना वो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मसाले सबको पता है वो डाल दिए, लेकिन टेस्ट एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा। वो हाथ का काम है। आप मैं
अब अनवर मामू जब रंगों से खेलते हैं तो वो जो क्रिएशन करते हैं वो इट्स ऑल रंग तो सब वही आर्टिस्ट इस्तेमाल सही करते बात हैं। है। तो जब अम्मी जब खाने पकाती थी, मुझे तो अम्मी का अंदाज़ा हुआ पॉपुलैरिटी का व्हेन आई वेंट विद हर टू मुंबई। तो मुझे लगा कि मैंने कहा यार हमने उनको इतना हल्का लिया हुआ है। घर की मुर्गी घर की कहते मुर्गी हैं। भी नहीं, घर की प्रॉब्ली चुईया। हाँ, द क्वेश्चन इज हमने तो बिल्कुल उनको हल्का लिया हुआ था। मैंने तो मुंबई में जाके लोगों ने मैंने देखा कि हाँ सरबत वगैरह का समझ में आता है कि भाई दुनिया जानती है। आप इंस्टाग्राम में ब्लू टिक हुआ है, आप फेसबुक पे ब्लू टिक हुआ है, हज़ारों यूट्यूब प्लेज हैं। अम्मी का क्या था, आप चूल्हे के पीछे खड़े हो, आपने खाना बना लिया। रात में 3 बजे फ़ोन आए, मेरे मियाँ को खांसी हो रही है, तो अम्मी ने कहा कि भाई अदरक अजवाइन का गर्म पानी करो, शहद मिलाओ, पुदीना मिलाओ, दे दो। या मेरे मियाँ नाराज़ रहते हैं, वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अम्मी कहती थी कि भाई बीबी तुम घर में कैसे रहती हो? तो बोलती जैसे मैं घर में वैसे ही रहती हूँ। अम्मी ने कहा भाई तुम जब मियाँ को बाहर अच्छा लगता है तुम घर भी अच्छा रखो, तैयार रहा करो, किचन में जाओ तैयार रहो। थे उनके तो ये तो फिर अम्मी के पास फोन आता था कि जुबैदा आपा आपने तो मेरी जिंदगी चेंज कर दी, अब तो मियाँ चाहती नहीं है घर से बाहर जाएं। अरे वाह। तो हमने तो ये देखा है। तो अच्छा हुसैन, ये भी बताएं, you've opened a lot of and inaugurated and curated a lot of restaurants, cafes, stores, कुछ नहीं छोड़ा आपने। जो नया रेस्टोरेंट होता है वो पता होता है has हमें been very kind, कि अल्लाह भी हुसैन has ने been खोला। very kind। टाइटैनिक एक ही बना था मेरी जिंदगी में, इतनी दफा है टाइटैनिक। मेरे लिए जेम्स कैमरून ना एक नई टाइटैनिक एक नई बनाई, टाइटैनिक। क्योंकि मेरी जिंदगी में तो इतने टाइटैनिक आए और मैं जैक की तरह डूब भी गया। आइसबर्ग भी टकराया जाहिर है उसमें भी। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आज मुझे एज अ बिजनेस पर्सन आज मुझे किसी भी मैं जोक नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ऐसी जगह का जहाँ बहुत हंगामे और बॉम्ब फट रहे हैं, मुझे वहाँ के ग्रेवयार्ड का सरदार बना दिया जाए एज अ बिजनेस पर्सन, वहाँ पीस आ जाएगी, वहाँ मैं बैठा रहूंगा बगैर कवर्स के। तो दैट्स व्हाट माय बिजनेस, आई एम अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट बट आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, बिकॉज मेरे पास जितना कुछ होगा मैं उस बिजनेस में लगा दूंगा। एंड बिजनेस वाले ऐसा नहीं करते। हुसैन, it is a very tough business It to is. run a restaurant, And- especially जब सब्जी, मुर्गी, टमाटर, आलू इन सब की प्राइसेस आसमान से लग रही हो। इट इज एक्चुअली कैसे मेंटेन मैं करते नहीं बताऊं, मैंने तो आई हैव माय शेयर ऑफ रेस्टोरेंट्स और वो लोग अभी तक उन रेस्टोरेंट्स को याद करते हैं। बट जिस ज़माने में मैंने रेस्टोरेंट्स खोले ना, उस ज़माने में एक फ़ोन आता था और पूरा शहर बंद हो जाता था। तो जब व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर और जब शहर बंद हो गया है, एंड आई हैव माय ग्रिड चार्ट वेयर आई से कि मैं आज के दिन में इतना कमाऊंगा टू एक्चुअली मेक माय बजट एज पर द रिक्वायरमेंट, और मेरा 3 दिन रेस्टोरेंट बंद है फ़ोन की वजह से, तो भाई आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया का मुश्किल तरीन, एक तो हर बिजनेस मुश्किल है, नो बिजनेस इज एन इजी बिजनेस। अगर आप ये कहना कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, यू कांट बी रिलैक्स कि यार आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गया है, मैं कल सुबह 11 बजे उठूंगा। दो आई एम दी ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड आई वर्क 20 आवर्स इन अ गिवन डे। ऐसे ही है। आई एम अलाइंड, आई एम ऑन द जॉब। मतलब मैं कल 3 बजे आया हूँ वापस, 3 से 7 बजे आई वॉज बैक एट वर्क, 7 बजे मैं घर गया हूँ, आई हैड डिनर, 7 बजे के बाद 12 बजे अगेन आई वॉज एट वर्क एंड मैं 1:30 बजे घर आया हूँ। सो दैट्स व्हाट बिजनेस इज। बिजनेस की तो खैर बात की, और मुझे लग रहा है ना कि जब फ़नून लतीफ़ा से भी ताल्लुक़ और वो ख़ानदानी इस तरह का हो ना, तो आप सही कह रहे हैं कि बिजनेस चलाने में कभी कभार आपको ज़रा ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि वो आपके दिल। तो वो आर्ट वर्क के बारे में बताइए, कुछ आप पेंटिंग वगैरह भी करते हैं? और मैं जी पेंट करता हूँ, और मैं अपने आप को सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट नहीं कहता, मैं कहता हूँ मैं कलरिस्ट हूँ, बिकॉज आई इंजॉय। मैं थोड़ा सा हमारे ख़ानदान में अब्बा ने और हमारे दादा ने कोई ना ज़मीन छोड़ी ना कोई हवेली छोड़ी, फन छोड़ दिया। हाँ, कूट के फन आ गया हर कोई। मतलब इमेजिन करो, स्टार्टिंग फ्रॉम बजिया, सुगरा खाला, ज़हरा निगाह, सारा नकवी, बंटो काज़मी, क्या बात है। my mother, अनवर मामू, अहमद मकसूद हमीदी, given that कोई हल्का नहीं है। बिलाल मकसूद सेकंड जनरेशन में, खैर मैं तो किसी गिनती में नहीं हूँ, लेकिन बिलाल मकसूद कोई हल्का नहीं है, हर कोई अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर बेस्ट। और इतने मॉडर्न से सब यही कहते हैं
ऑनेस्टी ऐसी है, मैं तो किसी गिनती में नहीं हूं। How nice. तो आप किसी से भी बात कर लें, हालांकि हमारी बहुत तो- बड़े नाम। हमारे घर में अब्बा भी पेंट करते थे, अनवर मामू को भी देखा और अनवर मामू को मैंने बड़ा कॉपी भी किया। इनफैक्ट मैं कोई आई थिंक कोई 18 साल का था एंड बंटो आपा ने एक तस्वीर खरीदी और अपने कमरे में लगाई, तो उन्होंने अनवर मामू को दिखाई कि देखें अनवर मामू कितनी अच्छी हुसैन ने बनाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मैंने 74 में बनाई थी। तो हाँ ऐसा भी होता था, लेकिन हाँ फिर लोगों को सरवत जैसे दोस्त भी मिले जिन्होंने प्रमोट किया, खरीदा, काम अच्छा मेरी किया। ड्राइंग रूम में लगा हुआ है आपका काम। तो वो इस तरह सटायर से वगैरह तो एक समझो आया है वो। हाँ वो वो इट्स इन आया द ब्लड। चलता है। क्या बनाने के शौकीन है, हमने तो कव्वे देखे हैं और सुने हैं। मैंने शक्लें बनाई, हाँ। फिगर्स भी बनाई, शक्लें बनाई, सीनरीज भी बनाई, सब चीज़ें बनाई। लेकिन कुछ 1.5-2 साल से आई स्टार्टेड पेंटिंग क्रोज। हाउ अमेजिंग। बिलाल ने बनाए थे शुरू में, फिर आई स्टार्टेड पेंटिंग क्रोज एंड अब वो थॉट क्या थी यानी मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैंने क्रोज के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि क्रोज बड़ा एक तो फाइटर है, रिजिलियंट persistent है, बड़ा रिजिलियंट है और बड़ा इंटेलिजेंट है, हाँ। बड़ा इंटेलिजेंट है। और बर्ड्स के मामले में उसकी अपनी एक बाउंड्री है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। यू कांट प्ले विद क्रो, ही हैज हिज ओन ग्राउंड ग्राउंड एंड और जो वो रोज एक ही काम करेगा लेकिन मुख्तलिफ तरीके से करेगा और आप उसको ही इज नॉट प्रिडिक्टेबल नहीं है। ही इज नॉट प्रिडिक्टेबल। सो ये सारी क्वालिटीज थी एंड देन मैं अपने बॉस से कहता हूँ, क्योंकि मैं जो अपना स्टोर को करता हूँ तो मैं तो नहीं सुनता किसी की, तो मैंने तो जो हमारे तो फ्रेंचाइजीज हैं, हम फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन मैंने अपने स्टोर को पूरा ही चेंज कर दिया। सरवत हैज बीन टू आवर स्टोर। तो मैं कहता हूँ मेरे डिज़ाइन की फीस तो दे देना, तो मैं अपने कपड़े निकाल के अपनी डिज़ाइन की फीस निकाल लेता हूँ। बट आई एंजॉय द मूड एंड आई एंजॉय पेंटिंग दैम। और मुझे ये ब्लैक, आप लोगों के जो रंग है ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो है, ये Ultimate मोनोक्रोमैटिक, ये तो इसको तो आप बीट ही नहीं कर सकते। सही बात। बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो बिल्कुल है। तहरीर कुछ किया, क्योंकि ये भी नहीं, तहरीर फेसबुक पे तो मैं बहुत लिखता हूँ, करता हूँ, लेकिन अगेन हमारे ख़ानदान में मेरी बहन शाहा मतलब उसको वो पढ़ी लिखी है और मैं सिर्फ खेलता हूँ। तो शाहा ने लिटरेचर में और हिस्ट्री में एमए किया और बगैर पढ़े किया और फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो आप सोचें कि क्या होगा। And what a wonderful शी इज बीन एन एजुकेशनलिस्ट फॉर लाइक गुड 30-35 इयर्स। अभी वो कॉर्पोरेट कर रही है कुछ काम, बट उसके सामने मैं क्या लिखूं भाई। वो मतलब आप वो दीवाने गालिब और हाफिज और कीट और बायरन और शैले को वो हिफ्ज याद है उनको। तो वो मतलब वो आप कोट्स कर रही होती हैं। सही बात है। तो हम तो शैडो में घूम रहे हैं। शैडो में घूम रहे हैं। मुझे तो उर्दू के शेर भी समझ जो नहीं आते। आपस की डिस्कशन बात होती है घर में क्या होती है नहीं, हम लोग सिर्फ लड़ते हैं, हम सिर्फ लड़ते हैं। बिकॉज शाह के जो इंटरेस्ट है वो मेरे इंटरेस्ट नहीं है। शाह इज अमेजिंग। हम उनको भी लेकर आएंगे बिकॉज उन्होंने बच्चों की एजुकेशन पे शाह बहुत काम बच्चों पे किया बहुत है। काम कर रही बहुत है। ज्यादा अमेजिंग काम किया है। हुसैन, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर। अब नेक्स्ट टाइम आप ये वादा करके जाएं कि जब भी आप खाने की दावत पे मुझे बुलाएंगे, आप जुहेब को भी बुलाएंगे ताकि उनको आपका सरवत समझ आए। नहीं, मैं समझ गया हूँ। ऑब्जर्वेशन मेरी इतनी है कि हाँ बिल्कुल ऐसे भाई ही है। फहद थके हुए होंगे, उनको पता है सरवत हुसैन के घर है, वो पहुंच जाएंगे जाएंगे। स्क्रब्स में ही पहुंच Before जाते we end the show, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आप लोगों के लिए भी, सरवत ये करती है काम जो करती है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट शख्स एक होता है, वो आप खुद होते हैं। जिस दिन आपने अपनी अहमियत पहचान ली कि आप कितने अहम हैं, दुनिया आपके गिर्द घूमेगी। अम्मी ने जो गलती की, जिसका उन्होंने सफर किया, अम्मी ने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया। मध्यम रखा। हाँ। दुनिया ने उनको बहुत अहमियत लेकिन दी। दुनिया ने तो देखे दुनिया ना ने उनके बहुत कितने, अहमियत दी, लेकिन अगर अम्मी अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को अहमियत देती तो Strategize शायद करती। थोड़ा और जी लेती। भाई बस ये तो ज़ाहिर है। बस हाँ लिखा हुआ है आना जाना हम सबका। लेकिन Thank अपनी you. हस्ती तो कोई हस्ती नहीं है ना। लोगों से प्यार बांटना है और लोगों का प्यार लेना है ज़ाहिर है, और वो भरपूर तरीके से किया पूरे खानदान ने। पूरे खानदान ने, आप देखें। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी। बिल्कुल ऐसे हुसैन, ही। एक बार सरमाया है फिर हमारा, असासा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा आप आए। Next और time- हुसैन ड्रामे की क्रिटिक्स बहुत अच्छी करते हैं। भाई नेक्स्ट टाइम ये करते हैं कि फैमिली मेंबर्स में से 2-3 लोगों है ना, को तो बुलाए ना लेकर जरा, तो फिर और मजा आएगा। नेक्स्ट टाइम हम यही करेंगे। नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड में मुझे और ज़ुहैब को और इस इजाज़त सेगमेंट दें। का फीडबैक जरूर देना आपने। जी, अपना ख्याल रखें। मंडे को मुलाकात होती है। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज़।